School of Magic Season 2 एपिसोड 147 टाइटल यह दिन का समय है। विशाल कॉफ जनरल का खून और तरल जगह जगह बिखर रहा था। उसके बेतहाशा हमले आखिरकार कमजोर हो गए थे। बारिश अब भी जोरों से हुई। अचानक मिट्टी का एक बड़ा ढेर हवा में उछला। आदर्श विशाल का एक कॉर्प्स जनरल को गंभीर क्षति पहुंचाने के लिए लाइटनिंग का मैजिक करने वाले थे। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कीचड़ में सने हुए कई लाशें अचानक पास में आ गई। ज़ॉम्बीज अपने गंदे मुंह के साथ आश्चर्यजनक गति से आदर्श की ओर बढ़ रहे थे। आदर्श ने मुड़कर देखा और लाशों को उत्कर्ष और ऋषि जिंग द्वारा स्थापित रक्षा को तोड़ते हुए देखा। उनकी लहर काली धारा की भांति आगे की ओर बढ़ रही थी। आदर्श के पास अपने इंटरमीडिएट स्पेल को डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी आकृति लाइटनिंग के झटके से घिरी हुई थी, जिससे उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन गया था। लाइटनिंग के क्षेत्र ने आदर्श के पैरों के 30 मीटर के भीतर के कवर को कवर कर लिया। जो लाशें उस पर झपट रही थी वे तुरंत स्तब्ध हो गई। लाइटनिंग स्ट्राइक योद्धा स्तर के विशाल कॉर्प्स जनरल के खिलाफ अप्रभावी थी, फिर भी यह इन सर्वेंट लेवल ज़ॉम्बीज को संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। आदर्श के लाइटनिंग क्षेत्र द्वारा बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज स्थिर हो गए थे। लाइटनिंग के सांप जमीन पर गिरे और लाशों पर प्रहार किया। जो लोग आदर्श के करीब थे वे लाइटनिंग गिरने से तुरंत झुलस गए। वहां बहुत सारे हैं, अब हम और नहीं रुक सकते, ऋषि चिल्लाया। उसकी आवाज लाशों के एक विशाल समूह से आई थी। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। यहां भी वैसा ही है, समीक्षा की आवाज ने उसी समय दूरी से कहा। यहां 1 किलोमीटर के भीतर ज़ॉम्बीज के बाद बहुत सारी लाशें थी। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतनी ही अधिक लाशें दिखाई देगी। इसके अलावा विशाल कॉर्प्स जनरल ने कभी भी चीखना बंद नहीं किया। पास के ज़ॉम्बीज को तोप के चारे के रूप में बुलाया। टीम पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से घिरी हुई थी। डार्क नाइट द्वारा उन्हें दी गई बढ़त के बावजूद टीम ने जल्द ही खुद को मुश्किल स्थिति में पाया। क्या मैंने तुम्हें पहले भाग जाने के लिए नहीं कहा था? बढ़िया, अब हम में से कोई भी नहीं जा सकता, शॉर्टी ने शिकायत की। जॉइंट कॉर्प्स जनरल ने उन पर लापरवाही से हमला नहीं किया। इसे काफी गंभीर चोटें आई थी। वह लगातार चीखता रहा और दूर से देखता रहा। ज़ॉम्बीज के टीम को थका देने का इंतजार करता रहा। लाशें चिल्लाने लगी और अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगी। कुछ तो दूसरों के शरीर पर रेंगने भी लगे। आदर्श लाइटिंग क्षेत्र से स्थिति को नियंत्रित में रखने में सक्षम था। मैंग आदर्श के करीब खड़ी थी। उसे कुछ राहत देने के लिए उसके विद्युत क्षेत्र पर भरोसा कर रही थी। हालांकि वह अभी भी बहुत उदास थी, क्योंकि टीम के लिए स्थिति और अधिक गंभीर हो गई थी। उसने आसमान की ओर देखा और बारिश के बीच से प्रकाश की एक पतली किरण मुश्किल से निकल रही थी। जल्द ही दिन हो जाएगा, उसने सभी को याद दिलाया। आदर्श ने दूर से विशाल कॉर्प्स जनरल पर नजर डाली और उस प्राणी को एक बुरी मुस्कुराहट के साथ एक असंतुष्ट रोना बोलते हुए देखा। उन्मत्त मरे हुए व्यक्ति अचानक अपनी जगह पर रुक गए। उस स्थान पर हल्की धूप चमक रही थी। मृत्यु की उपस्थिति शीघ्र ही समाप्त हो गई। मृत्यु की उपस्थिति के बिना ज़ॉम्बी फंसी हुई मछली की तरह थे और घबराहट में इधर उधर कूदने लगे। उन्होंने भयभीत होकर चीखें निकाली और अपने सिर को ढक लिया, जो सूरज की रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे, और जमीन खोदने के लिए आगे बढ़े। उत्कर्ष और ऋषित को फंसाने वाले ज़ॉम्बीज तेजी से भाग गए। दरअसल काफी देर तक दिन हो चुका था, फिर भी घने बादलों और बारिश के कारण इसमें देरी हो गई थी। चाहे सूरज की रोशनी कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, फिर भी रोशनी रोशनी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार जब मृत्यु की उपस्थिति जिसमें उन्होंने सांस ली थी समाप्त हो गई, तो वे जल्द ही सूर्य के प्रकाश से मर जाएंगे, यदि वे भूमिगत या अपनी कब्रों में वापस नहीं लौटे। लाशें गिरते ज्वार की तरह बहगी जैसे वे आए थे। ज़ॉम्बी ने आदर्श और उसके दल को एक भयानक अनुभव कराया था। यदि अंधेरा थोड़ी देर और रहता तो वे आसपास के ज़ॉम्बीज के हाथों मर जाते। भगवान का शुक्र है, शॉर्टी ने कसम खाई, जो अपने चेहरे से पसीना पोंछने में बहुत आलसी था।
मैंग के दो अधीनस्थ उत्कर्ष और ऋषित अब पहले की तरह तनाव मुक्त नहीं दिखते थे। वे मैंग के साथ फिर से एकजुट हो गए। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें लगी चोटों का क्या करना है। उन्होंने बस अपना सिर झुका लिया और अपने स्वामी की रक्षा करने में विफल रहने के लिए माफी मांगी। मैंग ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसने अपने बारिश से भीगे हुए कपड़े और अपने बिखरे बालों पर नजर डाली। आइए पहले बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढे, बहुत ठंड है, इस तरह बीमार पड़ना आसान है, समीक्षा ने कहा। यह अभी भी हुआ गांव से कुछ दूरी पर है, मजबूत आदमी ने कहा। क्विनलिंग पर्वत की ओर चले, वहां कहीं एक गुफा होनी चाहिए, हम अभी वहां रह सकते हैं, शॉर्टी ने सुझाव दिया। क्विनलिंग पर्वत के डीमन बिस्टों से निपटना आसान नहीं है, चिंता मत करो, मैं उनके बिना एक जगह जानता हूँ, शॉर्टी ने कहा। टीम ने शॉर्टी का क्विनलिंग पर्वत की ओर पीछा किया। वह स्थान एक प्राकृतिक अवरोध की तरह सीधा और दृढ़ खड़ा था। पहाड़ की दीवारों की संरचना के आधार पर गुफा ढूंढना काफी कठिन था। आखिरकार दीवारें काफी खड़ी थी। हर कोई खड़ी दीवारों पर नहीं चल सकता था। हालांकि शॉर्टी सभी को एक गुफा तक ले जाने में कामयाब रहा। यह दीवारों के बीच में स्थित था और केवल कुछ लताओं पर चढ़कर ही पहुंचा यहाँ जा सकता था। यहाँ एक खूनी बीस्ट रहा करता था। हमारी टीम ने लगभग 1 साल पहले डीमन को मार डाला था, इसलिए इसके अंदर कोई डीमन बीस्ट नहीं रहना चाहिए। शॉर्टी ने गुफा के प्रवेश द्वार को ढकने वाले खरपतवार को अलग कर दिया। ऋषित ने अपनी उंगलियां चटकाई और अपनी उंगली की नोक पर फ्लेम का एक झोंका बुलाया। फ्लेम ने गुफा को प्रज्वलित कर दिया। हालांकि गुफा के अंदर दुर्गंध थी, लेकिन हवा काफी शुष्क थी और बाहर की बारिश में रहने से कहीं अधिक बेहतर था। आप दोनों प्रवेश द्वार की रक्षा करें, मैंग ने अपने दोनों अधीनस्थों को कहा। दोनों ने सिर हिलाया और रास्ते की रखवाली की। किसी को भी गुफा में अधिक गहराई तक जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन केवल समीक्षा, जो एक महिला भी थी, को आगे जाने की अनुमति थी। शॉर्टी और आदर्श, 2 विकृत लोगों की आंखें चमक उठी। वे अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े थे। 2 अधीनस्थों के ऊपर से गुफा में झांकने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। यह पता चला कि मैंग ने एक अंधेरा पर्दा लगा दिया था, जिससे आदर्श को, जिसके के पास शैडो एलिमेंट भी था, अंदर झांकने का मौका नहीं दिया गया। गुफा शांत थी। 2 आदमी रास्ते की रखवाली कर रहे थे और 3 अन्य आदमी प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। वे गुफा से सरसराहट सुन सकते थे, क्योंकि कपड़े महिलाओं की कोमल कोमल त्वचा पर सरक रहे थे। पुरुष बस एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा कि उनके गले और मुंह सूख रहे हैं, विकृत आदमियों की तरह। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 148। टाइटल, बहुत सारी लड़कियां होने की शिकायत कौन करेगा। फिर से झांकने की कोशिश करो और मैं तुम्हारी आंखें खोद कर निकाल दूंगा। जब उसने शॉर्टी की गंदी हरकतें देखी तो ऋषित ने उसको टोका। कौन झांक रहा है, मैं तो बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। वैसे वो इतनी करीबी कॉल थी, मुझे लगा कि हमारा काम हो गया। छोटू जमीन पर बैठ गया, मानो वो यह बताना चाह रहा हो कि सिर्फ पैसे के लिए इतनी दूर जाना उचित नहीं है। आदर्श ने कहा, इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बारिश के कारण दिन में देरी हुई। जाइंट कॉप्स जनन न केवल शक्तिशाली था, बल्कि वह ज़ॉम्बी को उन पर हमला करने के आदेश देने के लिए भी सक्षम था। उसने शुरू में सोचा कि उनके पास विशाल प्राणी को खत्म करने का मौका है, फिर भी वे ज़ॉम्बी भीड़ से अभिभूत होने के बहुत करीब थे। मरोहुओं की भूमि वास्तव में भयानक थी, यहाँ तक कि उनकी टीम की ताकत के बावजूद वे ज़ॉम्बी द्वारा लगभग मिटा दिए गए थे। हमें जोखिम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है। ऐश लहसुन काम नहीं कर रहा है, मार्शल व्यक्ति ने सख्ती से कहा। अगर बारिश जल्द ही नहीं रुकी तो हम यहाँ छिप नहीं सकते, आदर्श ने कहा। हमें अभी भी कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, जो लोग आहत हैं उन्हें अभी अपने घावों का इलाज करना चाहिए, भले ही यह केवल एक छोटी सी खरोंच हो। वे लाशें काफी जहरीली है, घाव कुछ ही घंटों में सूख जाएगा, अनुभवी शॉर्टी ने कहा।
क्या हमें गंभीरता से उनके बदलने तक इंतजार करना होगा? हम सब बड़े हो गए हैं, चलो यहाँ बदलाव करें। ठंड मुझे परेशान कर रही है, आदर्श ने सुझाव दिया। आदर्श से हर कोई सहमत था। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और अपने बैग में एयर टाइट पैकेज से ताजे कपड़े निकाले। गुफा में अलाव की कर्कश ध्वनि की एकमात्र ध्वनि थी। इस महायुद्ध से हर कोई काफी थक गया था। अपने घावों का इलाज करने और सूखे कपड़े पहनने के बाद वे सभी आराम करने के लिए सूखी घास पर लेट गए। हर कोई बोलने में बहुत थक गया था। मैंग ने नया घूंघट डाल रखा था। इस बार वह आकर्षक पर्पल रंग का था जो उसके आकर्षक चेहरे को छुपा रहा था। आप यहाँ ज़ॉम्बी की भूमि में क्या कर रहे हैं? आदर्श ने पूछा। मैंग ने पलकें झपकाई और फीकी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, हमें यहाँ एक सहयोगी मिला है, इसलिए हम उनसे बात करने के लिए यहाँ हैं। ओह, आप किस संगठन से है? आदर्श ने पूछा। पार्थिन। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, आदर्श ने गहरी सोच में पढ़कर कहा। यह काफी प्रसिद्ध है, मैंग ने सिर हिलाया। मुझे मत बताओ कि तुम एक संत, देवी, राजकुमारी या ऐसा कुछ हो। मैंने उनमें से बहुतों को टीवी पर देखा है जो आम लोगों से मिलने के लिए अपना चेहरा ढकते हैं और साधारण कपड़े पहनते हैं। आदर्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंग बर्फीले प्रकार की नहीं थी। भले ही उसके स्वभाव से ऐसा लगता है कि वह आम जनता से ऊपर है, फिर भी वह उसके सवालों का जवाब देने को तैयार थी। आदर्श की बेतुकी अटकलें सुनकर महिला मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। मैं इतनी पवित्र नहीं हूं। अपना चेहरा छिपाना केवल मेरी निजी पसंद है। मुझे लगता है कि घूंघट सुंदर है। आदर्श ने कहा, हमारे देश की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। घूंघट पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि मास्क भी बेकार है। मैंग धीरे से हंसी। उसकी आवाज, जिसमें आकर्षण और पवित्रता का मिश्रण था, गुफा में गूंजती थी। शॉर्टी एक तरफ बैठ गया और आदर्श को मैंग के साथ बात करते हुए देख रहा था। आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने आदर्श को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, भाई, वह महिला सबसे पहले मैंने ही ढूंढी थी। क्या आपको ठीक से व्यवहार नहीं करना चाहिए? आपको थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। भाई, क्या सचमुच तुम मुझे रोक रहे हो जब आप कोई कृत्य काम करने की कोशिश कर रहे हो? आदर्श ने बेरहमी से जवाब दिया। मैंग काफी आकर्षक थी और उसकी रहस्यमयी पहचान के साथ आदर्श जैसे सामान्य व्यक्ति को उसके साथ संवाद करने का अधिकार क्यों नहीं होगा। यह स्पष्ट था कि महिला को एक पूर्वी व्यक्ति के साथ चैट करने में आनंद आया जो उसके जैसा सुंदर और जानकार दोनों था। आप स्वयं एक लाए हैं, इसके बजाय आपको उसकी भावना का ख्याल रखना चाहिए। क्या आप मैंग को मेरे पास नहीं छोड़ सकते? छोटू फुसफुसाया। बेवकूफ, बहुत सारी लड़कियां होने के बारे में कौन शिकायत करेगा? उसके लिए चीन तक की यात्रा करना काफी कठिन है। मुझे उसे एक चीनी व्यक्ति के आकर्षण और हास्यों का अनुभव करने देना चाहिए। आदर्श ने वापस जवाब दिया। भारी बारिश हुआ गांव बारिश में धुंधला दिख रहा था। धूसर आकाश, धूसर जमीन और आसमान और जमीन के बीच खड़ा एक अकेला गांव। उसके सारे रंग बारिश में धुल गए। हालांकि गांव काफी पुराना होने के बावजूद लकड़ी के लट्ठों का निर्माण कुशलता से किया गया था जो गीली और बर्फीली हवा का सामना करने में सक्षम थी। प्रत्येक संरचना, चाहे वह सामने के आंगन वाला एक बड़ा परिसर हो या इतनी छोटी कि उसमें केवल एक ही कमरा हो, अंदर भट्टी जलने पर अविश्वसनीय रूप से गर्म हो जाती थी। बेवकूफ, जब बारिश हो रही थी तो तुमने उन्हें तोड़ने पर जोर क्यों दिया? अपने आप को देखो, जल्दी करो और अपने आप को सुखाओ। लगभग 20 साल की एक युवा लड़की छत के नीचे पैर पटकते हुए खड़ी थी। उसका चेहरा या तो दोष से या शर्म से लाल हो गया था। बारिश में मुस्कुराता हुआ एक दुबला पतला व्यक्ति प्रवेश द्वार पर आया। वह घर में प्रवेश करने से झिझक रहा था क्योंकि उसे डर था कि उस पर कीचड़ लगने से जगह गंदी हो जाएगी। अंदर आओ, तुम ठंड से बीमार हो जाओगे। तुम्हारी हालत इतनी खराब थी। रितिका ने युवक को घर में खींच दिया और जल्दी से उसके कपड़े उतार दिए। जैसे ही उस आदमी के कंधे और उसकी छाती पर चौंकाने वाले निशान उजागर हुए, लड़की ने फिर से जमीन पर पैर पटक दिया और बुदबुदाया, इसे स्वयं करो। मैं काफी समय से तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले आपका नग्न शरीर नहीं देखा है। दुबले
पतले व्यक्ति ने अपना सिर रगड़ा और एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। वो आदमी जल्दी से कुछ नए कपड़े पहन लिया। यद्यपि वे सभी टाट के कपड़े से बने थे, फिर भी वे बहुत गर्म थे। ये जड़ी बूटियां काफी है, उसने आह भरते हुए कहा। जियांची के आसपास प्लेग अधिक गंभीर होता जा रहा है। बारिश के कारण इसके फैलने की गति भी तेज हो रही है। कुछ गांव पहले से ही इससे प्रदूषित है। वयस्क जो तो फिर भी काफी समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बच्चों और बूढ़ों को काफी परेशानी हो रही है। उनके शरीर बहुत कमजोर है। मैं अब आपकी देखभाल नहीं करूंगी, मुझे दवा तैयार करनी है। रितिका ने युवक को देखकर मुस्कुराया और जड़ी बूटियां तैयार करने के लिए एक दूसरे कमरे में चली गई। दुबला पतला युवक भट्टी के पास बैठ गया और उसे मुस्कुरा दिया। रितिका ने हंसते हुए कहा, क्या मुस्कुराना ही सब कुछ है जो आप कर सकते हैं? आपको यह याद रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप कौन हैं। इसके बजाय आप इतने लंबे समय तक मेरे घर पर नहीं रह सकते, बाकी लोग इसे गलत समझेंगे। रितिका की आवाज़ नरम हो गई, क्योंकि ऐसा कहते समय वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। इसे भूल जाओ, कोशिश करो और यहाँ अपने अतीत के बारे में सोचो। रितिका घूमी और बाहर निकलने की ओर चल दी। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ी और युवक के सिर के पीछे चौंकाने वाले निशान को देखा और एक आह भरी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो आदमी किस दौर से गुजरा था। जब उसने पहली बार उस आदमी को बचाया था तो वह घावों से ढका हुआ था, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंका दिया वह उसके सिर पर लगी चोट थी, जिससे उसकी खोपड़ी लगभग फट गई थी। वह काफी भाग्यशाली था कि उसकी मुलाकात उसके साथ हो सकी, क्योंकि वह एक डॉक्टर थी, अन्यथा वह अब तक मर चुका होता। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। और कल 245 और 246 एपिसोड गलती से बोल दिया था, जबकि वह 145 और 146 था। ओके, थैंक यू।